गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्वर के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि स्वर के 3 वर्गीकरणों को हमने पढ़ा था। 2 वर्गीकरण रह गए थे और कुछ व्यक्तिगत कारणों से वीडियो आगे नहीं बन पाएगी। अब प्रयास ये रहेगा कि वीडियो जो है लगातार जाए आपके पास। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। आइए अब हम स्वर के वर्गीकरण को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो चौथा वर्गीकरण है स्वर का, मुख विवर के आधार पर वर्गीकरण है। मुख विवर क्या है, पहले तो हम ये समझें। ये जो मुख का छिद्र है, मुख का जो छिद्र है, इसे हम मुख विवर कहते हैं और इसके आधार पर हमें वर्गीकरण करना है। तो इसमें 4 वर्गीकरण, जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो इस छिद्र की 4 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति है विवृत, दूसरी स्थिति है अर्धविवृत, तीसरी है समृत और चौथी है अर्धसमृत। विवृत का अर्थ क्या है? जब भी हम किसी स्वर का उच्चारण करें तो मुख जो है, ये जो छिद्र है, ये फैल जाए, मतलब अधिक खुला हुआ मुख। दूसरा है अर्धविवृत, मतलब आधा मुख जो है वो आधा खुला रहे। समृत बंद की स्थिति और अर्धसमृत का अर्थ होता है कि लगभग बंद की स्थिति। तो हम यहां चारों वर्गीकरणों को देखते हैं। पहला है विवृत। विवृत में आ जाएगा आ, ए और औ। विवृत में जब हम आ, ए और औ का उच्चारण करेंगे तो मुख की जो ये छिद्र है, ये पूरा का पूरा फैल जाएगा। ये अपने अधिकतम बिंदु तक फैलेगा। सर्वाधिक, जब भी हम स्वर का उच्चारण करें और आ, ए, औ का उच्चारण करेंगे तो मुख जो है वो सर्वाधिक खुल जाता है। उसके बाद अर्धविवृत आता है। अर्धविवृत में अ, ए और ओ आएगा। इसमें मुख उतना ज्यादा विवृत के अपेक्षा कुछ कम खुलता है अ, ए और ओ में। उसके बाद समृत आता है कि जिसमें मुख जो है वो लगभग मुख जो है वो बंद की स्थिति में रहता है। ई, ऊ उच्चारण करते समय भी ये पता लग रहा है कि ई और ऊ के उच्चारण में मुख जो है वो बंद है, छिद्र जो है वो बंद है। चौथा जो वर्गीकरण है, इसमें चौथा जो भेद किया गया है वो अर्धसमृत का है। लगभग बंद की स्थिति, पूरी तरह से बंद नहीं। जैसे समृत में हम देख रहे थे कि मुख पूरी तरह से बंद था, और अर्धसमृत में देखेंगे लगभग बंद की स्थिति है, ई, ऊ। उसके बाद स्वर का जो 5वां वर्गीकरण है वो ओष्ठ के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ओष्ठ के आधार, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण, कि जब हम स्वर का उच्चारण कर रहे होते हैं, जब भी हम स्वर का उच्चारण कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे ओष्ठों की स्थिति क्या रहेगी। ये दोनों अधर और ओष्ठ हैं, इनकी स्थिति क्या रहेगी। तो इस आधार पर वर्गीकरण करते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि किन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ की स्थिति गोलाकार होती है और किन स्वरों के उच्चारण के दौरान ओष्ठ की स्थिति फैली हुई रहती है। तो जब जिस स्वर के उच्चारण में ओष्ठ जो है वो गोलाकार होंगे उन्हें वृत्ताकार कहा जाएगा, और जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों की स्थिति फैली हुई रहेगी उन्हें अवृत्ताकार कहा जाएगा। तो यहां पर 2 तरह के वर्गीकरण हैं ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, जिन्हें हम अवृत्ताकार या अवर्तुल कहते हैं, और दूसरा वृत्ताकार या वर्तुल कहते हैं। तो अवृत्ताकार में अ, आ, ई, ए आ जाते हैं। अ, आ, ई और ए आ जाते हैं। चूंकि इनमें कहीं भी ऊ का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ऊ क्या है? ओष्ठ ध्वनि है। जब हम उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ऊ जो है वो ओष्ठ की सहायता से, जब हम ऊ बोलते हैं तो ओठ जो है स्वतः गोलाकार स्थिति में आ जाते हैं। सो ऊ का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है अवृत्ताकार में, इसलिए ये क्या है? फैले हुए हैं। इनके उच्चारण के दौरान होष्ठों की स्थिति फैली हुई रहती है। वहीं जो वृत्ताकार स्वर हैं, जिनमें ऊ और ओ आते हैं, इनके उच्चारण के दौरान हमारे होठ स्वतः ही गोल हो जाते हैं। ऊ के बारे में जैसा भी मैं बता रहा था आपको कि ऊ के उच्चारण के दौरान होठ जो है वो स्वतः ही गोलाकार हो जाते हैं,
लेकिन ओ और औ के कारण ऐसा क्यों हो रहा है? ओ और औ के कारण के उच्चारण के दौरान ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ओ और औ के निर्माण में ऊ का सहयोग लिया गया है, इसलिए ओ औ के उच्चारण में जो है होठ हमारे वृत्ताकार हो जा रहे हैं, तो इसलिए इन्हें हम वर्तुल कहेंगे। और अवृत्ताकार स्वरों में होठ हमारे फैले हुए रह रहे हैं, इसलिए इन्हें हम अवर्तुल कहेंगे। अब इसके बाद बात आती है अनुनासिक की, अनुस्वार की और निरानुनासिक की और विसर्ग की। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस ली जाती है। अनुनासिक का जब भी हम उच्चारण कर रहे होते हैं तो इसमें नाक का प्रयोग बहुत कम किया जाता है और जो वायु निकलती है वो मुख से अधिक निकलती है। वहीं अनुस्वार के उच्चारण में मुख से वायु अधिक निकलती है और नाक से वायु कम निकलती है। अनुनासिक जिसे हम चंद्रबिंदु के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अनुस्वार जिसे हम बिंदी के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। विसर्ग जिन्हें हम इन दो बिंदुओं के माध्यम से प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे थे अनुनासिक की। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से कम सांस निकलती है और मुख से अधिक। वहीं जब हम अनुस्वार को देखेंगे, अनुस्वार में स्थिति ठीक विपरीत हो जाती है। जैसा मैंने बताया कि अनुनासिक में नाक से कम श्वास निकलेगी और मुख से अधिक। और जब भी हम इसको प्रतीक के रूप में शब्दों वर्णों के ऊपर या शब्दों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो एक चंद्रबिंदु सा बना देते हैं। अनुस्वार में स्थिति ठीक विपरीत हो जाती है, नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। और अनुस्वार व्यंजन वर्णों की विशेषता है। पंचमाक्षर अंग ञ ड़ न म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। एक होता है निरानुनासिक, जहां पर निरानुनासिक से तात्पर्य हमारा यह है कि जहां पर जो वर्ण सस्वर इस्तेमाल, जिन वर्णों का सस्वर उच्चारण किया जाए उन्हें हम निरानुनासिक कहते हैं। जिनका सस्वर उच्चारण किया जाए उन्हें हम निरानुनासिक कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है विसर्ग का। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वरों के बाद ही बोले जाते हैं। अनुस्वार की तरह जैसे विसर्ग जैसे अनुस्वार जो होता है उसका प्रयोग लिखते समय स्वर के बाद किया जाता है, उसी तरह से विसर्ग भी स्वरों के सहारे ही बोले जाते हैं। इनका प्रयोग तत्सम शब्दों में सर्वाधिक होता है, चूंकि ये संस्कृत से आई हुई ध्वनि है और जो शब्द संस्कृत से हूबहू हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है।
और यही अनुस्वार और विसर्ग मिल करके अयोगवाह का निर्माण करते हैं। यही मिल करके अयोगवाह का निर्माण करते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि अयोगवाह किन्हें कहते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। तो यह थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि क्यों इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो मैंने अभी विवृत बताते समय आपको बताया था कि जो टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी के अर्थ को समझना सर्वाधिक जरूरी है। तो पहले इस शब्द के अर्थ को समझने की जरूरत है। अ मतलब होता है नहीं, अ मतलब होता है नहीं, योग मतलब होता है जोड़, वाह मतलब रहता है रहना। कि जो साथ न रहते हुए भी साथ रहे उन्हें हम क्या कहेंगे? अयोगवाह कहेंगे। जो साथ न रहते हुए भी साथ रहे उन्हें हम क्या कहेंगे? अयोगवाह कहेंगे। इसे थोड़ा सा लिख करके समझने की का प्रयास करते हैं। जैसे पयः पान, मैंने कहा कि जो साथ न रहते हुए भी साथ रहे वो क्या है? अयोगवाह है। यहां पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि विसर्ग क्या है? संपृक्त नहीं है, असंपृक्त है, जुड़ा हुआ नहीं है, साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? साथ है। उसी तरह से हम शब्द ले लेंगे अंगूर। यहां अनुस्वार भी जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? साथ है। मैंने एक बात अभी और बताई थी कि ये स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। तो इसे भी समझ लेने की जरूरत है कि स्वर के सहारे ये बोले कैसे जा रहे हैं। जैसे पयः को ही ले ले तो हम ये जानते हैं कि व्यंजन बगैर स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते हैं। पयः में य है, य में क्या है? स्वर छिपा है। किसके सहारे बोले जा रहे हैं? स्वर के। स्वर के ठीक बाद आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि ये स्वरों के सहारे बोले जा रहे हैं। अब हम अनुस्वार को ले लेते हैं। शब्द है पंचम। प में अ छिपा है, और चूंकि ये व्यंजन ध्वनियों की विशेषता है, मैंने बताया था कि अंग, इय, ड़, न, म, तो यहां च आया है, तो यहां पे अनुस्वार की जगह इय आ जाएगा। और यही इय जब यहां पे पंचम को इस तरह लिखा जाएगा तो बिंदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मैं बताना यह चाह रहा था कि ये बिना स्वर की सहयोग के, ये बिना स्वर की सहायता के इनका उच्चारण संभव ही नहीं है। ये स्वरों के सहारे ही लिखे भी जाते हैं और पढ़े भी जाते हैं। ये ठीक स्वर के बाद इनका प्रयोग होता है। आज हमने जाना मुख्य विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें मैंने विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत के बारे में चर्चा किया। उसके बाद हमने ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर के वर्गीकरण को जाना, जिसमें हमने वृत्ताकार और अवृत्ताकार स्वर की बात की, जिसे वर्तुल या अवर्तुल भी कहते हैं। उसके बाद अनुनासिक, अनुस्वार, निरानुनासिक और विसर्ग के बारे में चर्चा की, और साथ साथ ये भी जानने का प्रयास किया कि अनुस्वार और विसर्ग के को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। अयोगवाह के बारे में फिर से समझ लीजिए कि जो साथ न होते हुए भी साथ रहे वो क्या है? अयोगवाह है। तो हिंदी में अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह है। ये परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा हुआ प्रश्न है कि अयोगवाह किसे कहते हैं।
शेष अगली कक्षा में हम जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।